आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं ये चैप्टर परमाणु, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊर्जित परमाणु का अर्थ समझाइए। ऊर्जित परमाणु का मतलब क्या होता है? ऐसा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तो ऐसे परमाणु को हम ऊर्जित परमाणु कहते हैं। तो देखो आप, सामान्यतया प्रत्येक परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होता है। जब परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था को छोड़कर उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में परमाणु ऊर्जित परमाणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा अवस्था या मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग किस कोटि का होता है? ये और देखो, ध्यान समझना मेरी बात को आप, कि वहाँ हमने ये टॉपिक पढ़ भी लिया था अगर आपको याद हो तो। और वहाँ हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो c/137 होता है ना। थ्योरी में तो हमने ये लिखा था, पर जब c की वैल्यू आप रखकर उसमें 137 का भाग लगाओगे तो उत्तर आएगा 2.19 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? और इसको 10⁶ की कोटि का भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर का आवर्ती प्रतिबंध क्या है? ये भी आपको पढ़ा रखा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E2 से निम्न ऊर्जा स्तर E1 में आता है तो वो फोटोन का उत्सर्जन करता है। इस फोटोन की ऊर्जा hν दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है, अर्थात hν बराबर हो गया E2 माइनस का E1, और इसे क्या कहते हैं? बोर का आवर्ती प्रतिबंध कहते हैं। नंबर 4, बोर के परमाणु सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक क्यों होती है? देखो, ये बात भी समझ लो आप कि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक क्यों होती है। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि जहां आकर्षण का बल होता है वहां स्थितिज ऊर्जा होती है ऋणात्मक की, और जहां प्रतिकर्षण का बल होता है वहां होती है धनात्मक की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण का बल लग रहा है, इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक ही होती है। तो देखो, हम जानते हैं कि प्रतिकर्षण बल के प्रभाव में स्थितिज ऊर्जा धनात्मक तथा आकर्षण बल के प्रभाव में स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। क्लियर? अगला टॉपिक, स्पेक्ट्रम की लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट व फुंड श्रेणी किन किन क्षेत्रों से संबंधित होती है? तो ये पांचों मैंने एक साथ लिख दिया है ना, आप इसको एक साथ याद कर ले, एग्जाम में जो भी पूछे वो आपको वहाँ करना है। सबसे पहली लाइमन श्रेणी है, तो लाइमन श्रेणी कैसी है? पराबैंगनी होती है, ठीक है। बामर श्रेणी दृश्य होती है। पास्चन, ब्रैकेट और फुंड क्या होती है? अवरक्त, अवरक्त और अवरक्त होती है। तो ये पांच हो गई यहाँ पर। क्लियर? लाइमन श्रेणी क्या है? पराबैंगनी। बामर श्रेणी क्या है? दृश्य। पास्चन क्या है? अवरक्त। ब्रैकेट क्या? अवरक्त। और फुंड क्या है? अवरक्त। अब आगे देखो, अब अगला सवाल देखिए आप, परमाणु संरचना से संबंधित रदरफोर्ड प्रयोग की कोई दो प्रमुख कमियां लिखिए। हमने पढ़ी थी थ्योरी में, इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा हुआ भी है कि यह रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, सबसे पहला तो। और दूसरा क्या है? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ये दो टॉपिक थे वहाँ पे। एक तो रेखीय वर्णक्रम क्यों बनता है, इसके अकॉर्डिंग तो सतत वर्णक्रम बनना चाहिए था। वर्णक्रम मतलब स्पेक्ट्रम है ना। इसके अनुसार ये कह रहा था कि भाई प्रत्येक संभव जगह पे इलेक्ट्रॉन घूमते, रदरफोर्ड ये कह रहा था। रदरफोर्ड ने कोई फिक्स कक्षा नहीं बताई थी, वो तो बोर ने बताई थी। तो वहाँ सतत बढ़ना चाहिए था। दूसरा ये से कह रहा था कि भाई नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम पड़ेगी, एनर्जी कम पड़ेगी तो वो अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए और नाभिक को अस्थायी होना चाहिए। तो दोनों की व्याख्या करने में ये असफल रहा। आयनन ऊर्जा को परिभाषित करो। हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसका मान क्या होता है? देखिएगा, आयनन ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे अवशोषित करके
परमाणु आयनित हो जाए क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे अवशोषित करके परमाणु क्या हो जाए? आयनित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा का मान +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपको ध्यान हो। अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिक के दो अभिलक्षणों द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु क्रमांक Z में से कौन सा अभिलक्षण बीटा क्षय के दौरान परिवर्तित नहीं होता है? तो देखो बीटा के लिए आपको याद हो ना, तो ऐसे लिखते हैं 1E0 कहते हैं, ये तो होता था बीटा प्लस, और एक लिखते हैं -1E0 और ये क्या होता है? बीटा माइनस। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 0 0 है ना? इसका मतलब द्रव्यमान संख्या पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या। नाभिक की खोज किस प्रयोग के द्वारा संभव हुई? और वो हुई थी रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है? तो देखो त्रिज्या जो होती है Rn जो है उसकी वैल्यू n² के समानुपाती होती है, इसलिए n का मान 1 करेंगे तो 1, 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 करेंगे तो 9, फिर 16, फिर 25, फिर डॉट डॉट डॉट। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन विभव कितना होगा? 13.6 वोल्ट। क्लियर, पढ़ा दिया था थोड़ी देर पहले आपको। अगला टॉपिक है बोर सिद्धांत की मुख्य कमी क्या है? बोर सिद्धांत की मुख्य कमी लिखो तो कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का कारण नहीं बताया गया। मतलब कि बोर सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो mvr बराबर NH/2π होता है उसका कोई थ्योरेटिकल आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की परीक्षित हुई थी? 10⁻⁻14 मीटर की कोटि की। हो सकता है कई जगह 10⁻⁻15 मीटर भी हो, लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। 14 भी सही है और 15 भी सही है। परमाणु की क्या मानी जाती है? 10⁻10। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण क्या है? थ्योरी के दौरान ही मैंने आपको बता दिया था कि अल्फा कण वास्तव में हीलियम की नाभिक है, ये कह दो। चाहे हीलियम के परमाणु को द्विआयनित बता दो ताकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसने कह दिया कि द्विआयनित हीलियम परमाणु। परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध क्या है? और वो होता है mvr बराबर NH/2π। अगला देखिए, बोर के क्वांटम प्रतिबंध का स्पष्टीकरण किस सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है? और वो दिया जाता है दे ब्रोगली द्रव्य तरंग के सिद्धांत के आधार पर। इसके साथ ही इसके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।